कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि अगर आप देखिए तो औसतन एक्सीडेंट्स कहां पर सबसे ज्यादा होता है? लैंडिंग में सबसे ज्यादा, लगभग 37% जो क्रैशेस हैं वो लैंडिंग के दौरान होते हैं। 36.7% जो आप आखिर में देख रहे हैं। एन रूट मतलब जब रास्ते में है तब लगभग 24%, जमीन पर 18% के आसपास, टेक ऑफ में सिर्फ 10% हादसे हुए हैं। इसीलिए ये मतलब हैरान करने वाली चीज है, और वो भी इस तरह से, मतलब इंस्टेंटली आफ्टर टेक ऑफ दोनों इंजन का एक साथ फेल होना। इसी को लेकर हम चर्चा तमाम एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम आपको एक और आंकड़ा बहुत जो सवाल खड़े करता है, ये बोइंग 787 को, जिसकी फ्लीट के लिए अब जांच के आदेश दिए गए हैं, तो देखिए 11 साल पुराना ये विमान था। इस बोइंग 787-8 के बारे में हम आपको कुछ जानकारियां देना चाहते हैं। ये 11 साल पुराना था, ये जो विमान क्रैश किया है। इसकी लंबाई जो है वो 57 मीटर थी, 60 मीटर विंग की चौड़ाई, ये जो आप देख रहे हैं, 17 मीटर ऊंचाई, और 2 इंजन जो वाइड बॉडी वाली ये विमान था। बोइंग 787 है, बहुत बड़ा विमान होता है, लगभग 1.25 लीटर, जो हम आपको कल से बता रहे हैं 1.26 लाख लीटर इसमें एयर टर्बाइन फ्यूल होता है, ईंधन होता है। 954 किलोमीटर घंटा अधिकतम इसकी गति होती है। 13,530 किलोमीटर अधिकतम इसका रेंज है। 248 यात्रियों के बैठने की मैक्सिमम क्षमता है। 242 लोग इसमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स के साथ सवार थे। अमेरिकी कंपनी बोइंग इसका निर्माता है। 20% कम फ्यूल कंजम्पशन इसका होता है, 20% कम ये ईंधन की खपत करता है, और 2000 करोड़ रुपया जो है अनुमानित इसकी कीमत है, और 44,000 उड़ान एक विमान कर सकता है। इसी के साथ साथ बहुत सारी बातें हैं जो हम चर्चा में अब लाएंगे, लेकिन जो शुरू में हम दिखा रहे थे कि क्या क्या हुआ हो सकता है, और यहीं से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। दोनों इंजन फेल होने की क्या वजह समझ में आती है? अगर इसे एयर मार्शल राजीव सचदेवा जी, इसे मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जा रहा है, तो इसकी वजह आपकी नजर में क्या दिखाई देती है? ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों इंजन फेल, हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कैसे? जब तक एफडीआर की आपको डिटेल्स नहीं पता चलेगी, जब तक पायलट के सीवीआर की टॉकिंग नहीं पता चलेगी, हम इस नतीजे पे कैसे पहुंच गए कि दोनों इंजन फेल हो गए? क्योंकि 1 मिलियन, कितने मिलियन घंटे ये जहाज उड़ चुका है 787। ये इंजन इतना बढ़िया है कि इसके अंदर अगर कोई चिड़िया भी घुस जाए तो वो उसको जला के बाहर राख कर देता है और इंजन को कुछ नहीं होता है। तो हम दोनों इंजन फेल पे इस नतीजे पे पहुंचे कैसे? तो मेरे को समझ नहीं आ रही। हम इस बात पे डिस्कशन करें कि दोनों इंजन फेल हो गए हैं, ये सिविल एविएशन में होता नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन्स में जहाँ पे 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन फेल होने का संभावना है नहीं। मेरी जगह एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी को दिखाइए इनके साथ, क्योंकि आप तो एयर वाइस मार्शल बार बार इस पर चर्चा हो रही थी कि दोनों इंजन फेल, क्योंकि और क्या वजह हो सकती है कि वो प्लेन कोलैप्स, वजह कुछ भी रही हो, कुछ और भी रहा हो, अल्टीमेटली क्या मतलब उसका आउटकम ये हुआ कि दोनों इंजन फेल हुए? अल्टीमेटली जो आउटकम है रंजना जी, वो ये माना जाता है कि देयर वाज लॉस ऑफ लिफ्ट। हाँ, थ्रस्ट नहीं मिला, लिफ्ट नहीं थी। लिफ्ट नहीं। अब लिफ्ट नहीं होने के दो चार और कारण होते हैं कि कंट्रोल सर्फेसिस की क्या पोजीशन थी, इंजन चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, एंड बर्ड इंजेक्शन का सवाल। तो जैसे अभी एयर मार्शल ने बताया कि वो अगर इंजेस्ट, छोटे मोटे बर्ड्स इस हाइट पे होते हैं, वो इंजेस्ट भी हुए, तो ये दिस इंजन इज़ टॉलरेंट ऑफ दोज बर्ड इंजेक्शन, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये लॉस ऑफ लिफ्ट जो है, अब ये क्यों हुआ है? बिकॉज उसके बाद एयरक्राफ्ट के अगर आप देखते हैं तो एक इंजन का, ऐसा नहीं लगता है कि एक इंजन में कोई चीज़ ख़राबी आई तो उसमें एक सिग्निफिकेंट एटीट्यूडनल चेंज आता, वो भी नहीं हुआ है। एयरक्राफ्ट जा रहा है, जो वीडियोज़ अवेलेबल्स हैं और जैसा हम कल देख रहे थे, तो उसके हिसाब से ये लेवल फ्लाइट में गया, टेक ऑफ नॉर्मल लगा, एक हाइट पर जाता है जो 400 फीट, मतलब जहाँ जो ग्राउंड से लेते हैं उससे ज़्यादा नहीं है, उसके बाद एयरक्राफ्ट जो है सिंक करने लगता है, एंड इट फ्लटर्स डाउन। अगर एक वर्ड आप मुझे यूज़ करने का वो दें, अपने आप एज इफ़ कि कुछ नहीं है एयरक्राफ्ट में, कोई अपनी ताकत नहीं है, एयरक्राफ्ट गिरता है। तो क्या इंजन्स, ये सवाल है, क्या दोनों इंजन फेल कर गए? अगर दोनों इंजन फेल कर गए तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्यों लॉस ऑफ लिफ्ट हुआ? तो उसमें दो जो चीज़ें आती हैं, एक के लिए बहुत सारी, इसे फ्लाई बाय वायर सिस्टम है
787 का, और ये बहुत स्टडी सेफ्टी के पैरामीटर्स पर बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट में आता है। इसके साथ कुछ ज़रूर चीज़ें जुड़ी हुई थी जिसके लिए बोइंग को फटकार लगी थी, लेकिन वो किसी और एयरक्राफ्ट से भी कनेक्टेड था। इसमें बहुत अच्छा रहा, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा है। और जी का जो GNX इंजन है, जो 1B वेरिएंट इसमें था, उसका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, इसीलिए इसके करीब करीब 1200 के आसपास तो जहाज ऑपरेशंस में हैं और 795 के आसपास जो है ऑर्डर पे हैं। तो इसका मतलब ये बहुत स्टैब्लिश्ड अच्छा एयरक्राफ्ट है। और सर कितने सालों तक एक विमान ऐसा इस्तेमाल हो इन्होंने सकता है? अभी आपको बताया एयर मार्शल साहब ने कि ये जो है जो सॉर्टीज के हिसाब से होता है, ये 2000 करोड़ का जहाज है। जब तक हम पूरा वसूल नहीं लेंगे, इसकी लाइफ कम से कम 35 to 40 ईयर्स होगी। इससे पहले हाँ, या उससे पहले नहीं, इनिशियल ये करेंगे। हाँ, बीच में बहुत सारे मीडियम रिपेयर्स होंगे, वो मेजर ओवरऑल्स होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो टोटल लाइफ होगी, जिसको हम बोलते हैं एरोस्ट्रक्चर और कंप्लीटली अपग्रेड्स भी आएंगे बीच में, मिला करके कम से 35 से 40 साल की बात हम लोग कर रहे हैं। ऐसे बोइंग ये जो ड्रीम लाइनर है 30 देशों में कहाँ कहाँ वो इस वक्त कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, एक बार वो ग्राफिक्स भी जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एयर कमोडर कार्तिकेय काले साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? वो कह रहे हैं कि दोनों इंजन अगर वाकई फिर लास्ट में रुक गए, विमान टेक ऑफ नहीं कर पाया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में 82, 30 कतार में, यूके का भी नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। 25 है यूके में, 27 भारत में, सिंगापुर में 12, ऑस्ट्रेलिया में 11, जापान में 67, चीन में 26। कार्तिकेय काले साहब कह रहे थे अगर ऐसा हो तो दोनों इंजन एक साथ अल्टीमेटली अगर कोलैप्स किए, नहीं विमान टेक ऑफ कर पाया, नीचे डिसेंड करने लगा, क्या एक वजह ईंधन का में कोई ब्लॉकेज भी हो सकता है, फ्यूल स्टार्वेशन, कुछ ऐसा हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएं, क्योंकि हमारे पास एक वीडियो एविडेंस अवेलेबल है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम कंजेक्चर कर रहे हैं। हम एक वीडियो को देख के उसके बाद हम कुछ वीडियो बोल दिखा रहे हैं, दीजिए ठीक है उनके ना? साथ। तो वीडियो एविडेंस जब तक है तब तक हम वीडियो एविडेंस पे बेस करके हम कुछ आगे बोल सकते हैं। बाकी आई एग्री विद एयर मार्शल सचदेवा कि जब तक FDR नहीं आता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या CVR नहीं आता है, तब तक हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं जो भी थ्योरी हम प्रपोज कर रहे हैं। परंतु ये वीडियो ही आपके साथ दिखा रहे हैं सर, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं हमारे। देखिए, सीक्वेंशियली इफ यू सी द वीडियो, सबसे पहले जो रोल है एयरक्राफ्ट का, रोल जो CCTV में जो रोल आया है, नॉर्मली एक हवाई जहाज 17 से 20 सेकंड लेता है टेक ऑफ करने के लिए। आफ्टर फुल पावर इज गिवन, देयर आफ्टर जब ब्रेक्स रिलीज होते हैं 17 से 20 सेकंड लगते हैं उसको एक्चुअली एयरबोर्न होने के लिए। और ये हवाई जहाज मेरे हिसाब से CCTV में करीब 11-12 सेकंड के बाद जब ये दिखना शुरू हुआ है, इट हैज़ गॉट एयरबोर्न एंड वो पहले से रोल कर रहा है। तो एयरबोर्न टाइमिंग जो है एज पर एन ऑब्जर्वर ये सही लग रहा है। उसके बाद उसका क्लाइंब रेट देखा जाता है, उसका क्लाइंब एटीट्यूड एंड क्लाइंब रेट जो है केवल वीडियो में जो दिख रहा है वो भी सही दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा कहीं लग नहीं वीडियो रहा। अगर आपके पास हो तो चला दीजिए, क्योंकि इसमें तो आप लोगों ने उसके ऊपर ही लिख दिया है विमान दिख नहीं रहा है। ये वीडियो दिखाइए इनके साथ। जी सर, आप बताएं। तो जो उसका जो, हाँ ये देखिए, ये जो रोल है, रोल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये 1 सेकंड 2 सेकंड ये टाइमर बाद में आया है, रोल पहले शुरू हो गया है। परंतु एट एन एवरेज यू विल फाइंड कि एक हवाई जहाज 17 से 20 सेकंड के बीच में आसपास टेक ऑफ करता है। दैट इज व्हील्स रोल के बाद वो एक्चुअली व्हील्स ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका जो क्लाइंब रेट है, एटीट्यूड एंड क्लाइंब रेट, ये हम देख रहे हैं। एटीट्यूड एंड क्लाइंब रेट अपीयर्स टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल इनिशियली। Thereafter there is now a sink। ये देखिए, हाँ, ये सिंक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये एक विंग ड्रॉप भी है और हल्का सा नोज योर टू द राइट है। ये दिस इज एविडेंट, ये वीडियो में दिख रहा है। अब देखिए वीडियो में क्या होता है, इसमें जो हवाई जहाज में क्या होता है कि क्लाइंब एबिलिटी, दैट मीन्स हवाई जहाज ऊपर क्यों जा रहा है, उसके 2 कारण हैं। सर ने भी बताया, एक है इंजन जो पावर जनरेट कर रहे हैं, यानी वो दम लगा रहे हैं हवाई जहाज को, दम से खींच रहे हैं। और दूसरी चीज़ है हाई लिफ्ट डिवाइसेस, यानी फ्लैप्स वगैरह जो डिवाइसेस होते हैं जो पीछे से बाहर निकलते हैं, जो स्लो स्पीड पे हवाई जहाज को हायर लिफ्ट देते हैं। स्लो स्पीड पे वो हर जगह यूज़ नहीं होते, केवल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऐसी सिचुएशंस में ही यूज़ होते हैं जहां पर आप स्लो स्पीड करना चाहते हैं, बिकॉज आपको या तो हवाई जहाज रोकना है या आप 0 स्पीड से टेक ऑफ के लिए जो है निकल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा लिफ्ट चाहिए। तो ये सीक्वेंशियली जो है, अब इसमें क्योंकि लॉस ऑफ थ्रस्ट है, क्लाइंब रेट जो है उसकी रुक गई है, वो नीचे आ गया है, तो 2 ही रीज़न हो सकते हैं। एक या थ्रस्ट नहीं अवेलेबल है, एक या हाई लिफ्ट डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ। अब इस वीडियो का रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है कि मैं कह सकूं कि भाई इसका हाई लिफ्ट डिवाइस नीचे है, ऊपर है, किसी ने ऊपर रख लिया है। परंतु एक चीज़ ज़रूर है कि ड्रैग जो अंडर कैरेज के कारण उत्पन्न हो रहा है, वो ज़रूर हवाई जहाज को और ताकत की ज़रूरत देता है। दैट मीन्स नॉर्मली आप टेक ऑफ कोई भी सीक्वेंस में देखिए, किसी भी हवाई जहाज का फिल्म देखिए, आप वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा सेफली एयरबोर्न, हमारे फ्लाइंग पार्लेंस में बोलते हैं सेफली एयरबोर्न अंडर कैरेज अप, पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब।
और सिविल में, जब मैं तो फाइटर पायलट हूँ भाई, मैंने सिविल एयरलाइनर्स उड़ाए नहीं है, परंतु सिविल में जो है दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटी इज डन बिटवीन 2 पायलट्स। एक पायलट जो है कमांड में, जो एक्चुअल कंट्रोल पे है, वो पॉजिटिवली कंट्रोल करके हवाई जहाज को ऊपर उठाता है। दूसरा पायलट चेक करता है अप एंड अवे, या कोई भी आप शब्दावली का यूज़ कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपकी पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब आई है और आप हवाई जहाज ज़मीन से ऊपर उठ गया है, तो अंडर कैरेज अप, अंडर कैरेज का मतलब होता है जो टायर्स हैं उसको ऊपर किया जाता है। और अंडर कैरेज अप के लिए एक स्पेशल लीवर होता है, उस लीवर में नॉर्मली हमेशा एक डेलिबरेट एक्शन होता है जिससे आप उसको ऊपर उठा सकते हैं। तो ये किया गया है। सबसे बड़ा टेक अवे क्या है आपकी इन बातों? अंडर कैरेज अप नहीं हुआ है, सबसे बड़ा टेक अवे, हमारे सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अंडर कैरेज अप पहला नहीं हुआ है, ये फैक्ट है, इसके बारे में कोई डिबेट नहीं है। अब अंडर कैरेज अप क्यों नहीं हुआ है, दैट इज द बिग क्वेश्चन, एंड वहीं से सीरीज ऑफ जो भी सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स है वो वहीं से एक्चुअली शुरू होता है, बिकॉज उससे पहले एवरीथिंग अपीयर्स नॉर्मल। नाउ व्हाई डिडंट द अंडर कैरेज वाज टेकन अप, उसने क्यों अंडर कैरेज ऊपर नहीं किया, उसके आगे क्या हुआ, ये अब मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। लैंडिंग गियर को भी लेकर वही लैंडिंग गियर, अंडर कैरेज को लैंडिंग को ही गियर, वही सेम है अंडर कैरेज। तो इसके एक बार देवेश अग्रवाल जी से ले लें। देवेश जी, आप पहले भी हमारे साथ शो पर जुड़े थे और आपका कहना है कि अभी स्पेकुलेशन से बचना चाहिए, लेकिन उसी दायरे में रहते हुए अब तो ब्लैक बॉक्स से जो कुछ निकलता है उसके जरिए ही पूरा सच सामने आएगा। आपकी जानकारी और ज्ञान क्या कहता है इस पर? ना थोड़े से हकीकत बयान करूंगा, थोड़े से डेटा पॉइंट्स दूंगा। मैं आपसे 2 मिनट अनइंटरप्टेड मांगूंगा। एयर मार्शल जी जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। किस बेसिस पे आपने इंजन्स पे, लोग बोल रहे हैं इंजन्स बंद हो गए, अगर वो वीडियो सुने उसमें इंजन की आवाज़ है, उसको छोड़िए। पहले चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने वीडियो दिखाया स्टार्टिंग में, जो सब लोग डीवीआर करे जा रहे हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर प्लेन में नहीं होता है। वो डीवीआर जो लोग उसके हाथ में था, जो सिल्वर कलर एल्यूमिनियम का था, मेरे को लगता है वो हॉस्टल का डीवीआर है, उन्हें जो वीडियो कैमरास को रिकॉर्ड करता है। हवाई जहाज में 2 ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, वो ऑरेंज कलर के होते हैं। एक DFDR होता है, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसपे सारे एयरक्राफ्ट के टेक्निकल पैरामीटर्स मापे जाते हैं हर रियल टाइम में, मतलब हर सेकंड को उसको मापते रहता है, हजारों डेटा पॉइंट्स मापता है। और एक है CVR, जिसमें कॉकपिट में क्या आवाज़ आ रही है, पायलट्स की आवाज़ आ रही है, बाहर की आवाज़ आ रही है, अगर कुछ चीज़ टूट गया बाहर तो उसकी भी आवाज़ आने की संभावना है, कि पायलट्स ने क्या सुना, क्या बोला, क्या किया, एक आइडिया बनता है। G90 इंजन या ये जो जेनेक्स इंजन है इस हवाई जहाज पे, आज तक इसने 50 करोड़ फ्लाइट आवर्स कर चुके हैं। 50 करोड़, आई एम सॉरी 5 करोड़, नॉट 50, 50 मिलियन, 5 करोड़, ठीक है जी, 5 करोड़ घंटे इतने ये इंजन्स चले हैं। इस इंजन में आज तक जेनेक्स और इसका जो पहला वर्जन था GE90, आज तक कोई ड्यूअल इंजन फेलियर नहीं हुआ है इस इंजन में। 777 में एक ही बार ड्यूअल इंजन फेलियर हुआ था, वो भी ब्रिटिश एयरवेज के 777 हीथ्रो एयरपोर्ट पे जब उतर रहा था, बर्फ जम गया। अब 37 डिग्री में तो बर्फ नहीं जमेगा, और वो इंजन रोल्स रॉयस का बना हुआ था, GE का इंजन नहीं था। और वो उन्होंने एक जैसे, क्योंकि हवाई जहाज जब इतनी ऊंचाई पे चलती है तो -50 डिग्री तक उसका तापमान हो जाता है, तो फ्यूल को गर्म करने के लिए एक फ्यूल ऑयल हीट एक्सचेंजर करके एक डिवाइस होता है जो फ्यूल को गर्म करता है, उसमें ब्लॉकेज होके वो उसमें बर्फ जम गया, वो कारण था। वो रिपेयर भी हो गया है। कोई भी जो दुर्घटना का जो ये होता है, जांच पड़ताल होता है, ये इसका एक ही चीज होता है। एयर मार्शल साहब भी बोलेंगे आपको, इट इज कॉल्ड स्विस चीज मेथड। देखते हैं, कोई भी जो बड़ा दुर्घटना होता है उसका एक सिंगल कारण नहीं होता है, वो शुरू होता है कहां से, पर उसके आगे बतेरे चीजें आती रहती हैं। और जो एक्शन, चाहे पायलट का एक्शन था, चाहे हवाई जहाज का कोई फेलियर था, कोई इंजन का फेलियर था, कोई मौसम का फेलियर, वो सब एक एक करके अंत में दैट इज द रिजल्ट। सो वो चीज, इसलिए मैं बोलता हूँ स्पेकुलेट मत कीजिए। सब मेरी कजन सिस्टर वहीं उसी अस्पताल में काम कर रही हैं, वो बोल रही थी कि उनको शवों से दांत निकाल के DNA मैचिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे शव इतने जले हुए हैं, मतलब जैसे कोयले के जैसे हो गए। बिल्कुल।